नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है और न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम जानेंगे श्रवण जी से एक खास विषय पर। विषय यह है कि श्रीलंका के अंदर माफ करिएगा, बांग्लादेश के अंदर जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, वो राजनीतिक संकट भले ही हसीना के लिए, शेख हसीना के लिए, उनके प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, एक ऐसा संकट है जिससे वो शायद कभी नहीं उबर पाएंगी। लेकिन क्या भारत के लिए भी ये कम संकट नहीं है क्या? क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो लगातार भारत के हितों का ध्यान रखती थी और भारत के हितों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थी। उनकी वजह से, उनके शासनकाल की वजह से जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के इलाके में जो आतंकवादी गतिविधियां हुआ करती थी और जिनको बांग्लादेश के पार की सीमाओं से शह मिलती थी, उस पर काफी हद तक अंकुश लगाने में भारत को मदद मिली थी। अब जबकि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इस वक्त भारत में है, तब ये आशंकाएं बलवती होती जा रही हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के अलावा प्रवासियों का एक संकट भी भारत के अंदर बढ़ सकता है। भारत के चारों तरफ पड़ोस में इस वक्त पाकिस्तान और चीन के प्रति सहानुभूति रखने वाली सरकारें हैं, या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जितना बड़ा संकट ये हसीना के लिए है, उतना ही बड़ा संकट क्या भारत के लिए भी है, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी है? क्योंकि एक सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी के जो सेकुलर क्रेडेंशियल विद इन कोर्ट वो बचे रह पाएंगे, या सिर्फ वो बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी हिंदूज हैं सिर्फ उनकी ही चिंता करेंगे? इसके अलावा एक और सवाल ये है कि आखिर में ये किस तरीके का संकट है? क्या ये संकट वैसा ही है जैसा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में करगिल जैसा संकट देश के ऊपर खड़ा हो गया था? तो बहुत सारे सवाल हैं, कुछ उलझे हुए सवाल हैं, कुछ सवाल संदेह के घेरे में हैं, कुछ सवाल कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर निर्भर करते हैं। जानेंगे श्रवण जी से ही कि आखिर वो इसको किस नजरिए से देखते हैं, और खासतौर पर भारत सरकार के संदर्भ में। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। क्या कहना आपका सर? आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, संकट। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कह रहा हूँ जी। कि एक हिंदूवादी सरकार के सामने पहली बार धर्म संकट उत्पन्न हुआ जी। मतलब रियल माने में धर्म संकट है, जिसमें धार्मिकता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि धर्म की राजनीति सरकार करती रही है। तो ये असली धर्म संकट अब उपस्थित हो गया है। अब इसके कई पहलू हैं और काफी पहलुओं पर आपने कल बात भी की। जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट हैं मुनी साहब से बात की, बहुत अच्छी बात थी। और भी जगह चर्चा हुई, हमने भी संक्षिप्त में की थी। मैंने भी सत्य हिंदी के एक प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें रखी थी। तो देखिए, ये आज बहुत सारी घटनाएं देश में हैं, लोगों का ध्यान तो इस समय विनेश फोगाट के ऊपर चला गया है कि जो डिस्क्वालीफाई कर दिया है उनको ओलंपिक्स में। तो पूरा चर्चा का केंद्र वो बन गई है। पर फिर भी हम बांग्लादेश पर बात करना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो आगे चल के एक बड़े इशू में तब्दील होने वाली है इस पूरे रीजन के लिए। इसमें दो तीन चीजें हैं आशुतोष जी। एक तो ये कि जी, भारत के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मतलब जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है भारत, उसके सामने जिम्मेदारी आ गई है कि वो विश्व गुरु अपने रीजन को कैसे संभाल पाते हैं। ये जो इंडो इंडिया पैसिफिक रीजन है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो इलाका है, या भारत का जो इलाका है जिसमें आसपास के जो देश हैं, उसमें
मोदी जी अपनी जो वो यूक्रेन का युद्ध बंद करने पहुंच जाते हैं या दुनिया में शांति स्थापित करने पहुंच जाते हैं, तो अब सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रधानमंत्री के सामने यह है कि वो क्या करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, दो चीजें कह रहा हूं। एक तो मुद्दा इसमें आशुतोष जी ये है कि ये एक ऐसा अवसर है या अपॉर्चुनिटी है या कुछ परिस्थिति बनी है कि दो देशों की माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन का इसमें मामला बन गया है। मतलब दो देशों की जी माइनॉरिटीज को अगर कहें तो हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज भी अब देख रही हैं कि वो ये सरकार कैसे रिएक्ट करती है, या सरकार की जो आर्म्स हैं, सरकार के जो समर्थक हैं, सरकार के जो सरकार को संचालित करने वाली पार्टी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भारत की माइनॉरिटीज के प्रति किस तरह से रिएक्ट करते हैं बांग्लादेश के संदर्भ में। तो एक तो माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन इंडिया का है, दूसरा माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन बांग्लादेश का है कि वहाँ जो जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, आ रही हैं कि वहाँ हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हो रहे हैं, और एक बड़े पैमाने पर हत्याओं का दौर चल रहा है वहाँ। वहाँ अवामी अवामी लीग पार्टी, हसीना की पार्टी के 20 नेताओं को मार डाला गया है। बड़ी खबर है। तो ये जो मैं दूसरा पॉइंट कह रहा था कि दो देशों की माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना और इस क्षेत्र में भारत में शांति स्थापित करना या कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखना एक चैलेंज ये है। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपदा में अवसर कहते हैं कि जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं पार्टी के भीतर सत्तारूढ़ दल के, वो इसको एक इलेक्शन अपॉर्चुनिटी के तौर पर तो ये पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसको जी इलेक्टोरल गेन्स के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जो पोलराइज किया जा सकता है पूरे देश को। कि देखिए, हम जो कहते थे कि हिंदुओं पर बड़ा संकट है, तो ये हिंदुओं पर, वहाँ के बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, उन पर बड़ा संकट आ गया है। और उसका असर यहाँ भारत में किस तरह से जो हिंदूवादी संगठन है या कट्टरवादी संगठन है, वो इलेक्टोरल गेन्स के लिए लेना चाहेंगे। ले नहीं रहे हैं, मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि ले रहे हैं, ले सकते हैं क्या। और उसमें मोदी जी एज ए लीडर ऑफ द वर्ल्ड, क्या उनकी भूमिका क्या रहती है? वो उसको अपनी पार्टी में उन तरह के फोर्सेस को कंटेन करने की कोशिश करते हैं या चुप रहते हैं, और वो फोर्सेस इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग या इस आपदा का उपयोग भारत में राजनीतिक या धार्मिक ध्रुवीकरण, जो मैंने कहा ना कि धर्म संकट आ गया सरकार के सामने, जी जी वो धर्म संकट असल में धार्मिक संकट भी है। तो उसको, उसका उपयोग करने में इस्तेमाल करेंगे क्या वो जो फोर्सेस हैं। और ये बड़ा टेस्टिंग टाइम है सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, आरएसएस के लिए, कि जो टू नेशन थ्योरी को नकारते रहे हैं, एक भारत के विभाजन को नकारते रहे हैं, और जिस आधार पर वो गांधी को दोष देते रहे हैं तमाम चीजें, तो इस अपॉर्चुनिटी का या इस आपदा के अवसर पर हिंदू धार्मिक संगठन और उनके नेता किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या किस तरह का संतुलन रखते हैं, किस तरह का धैर्य रखते हैं। जी इसका एक बड़ा मामला ये है आशुतोष जी कि जैसा आपने भूमिका में कहा कि शेख हसीना के बारे में आरोप भी है कि वो भारत के हितों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करती रही हैं, और इसी के कारण वो वहाँ अपने देश में अनपॉपुलर हुई। मतलब उनकी अनपॉपुलरिटी का एक बड़ा कारण यह है कि उनके भारत से जो वहाँ के फंडामेंटलिस्ट हैं, इस्लामी फंडामेंटलिस्ट या मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट,
उनको ये चीज पसंद नहीं थी कि हसीना भारत के नजदीक हैं या भारत से ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, भारत से डिक्टेशन ले रही हैं। तो अब वो भागकर आई यहाँ और उनको भारत ने शरण दी है, और वो भारत में उनको रुकने की जगह दी गई है, उनको और उनकी बहन को। अब ऐसे में उनके रुकने के क्या सरकार को नुकसान हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या देश कैसे रिएक्ट कर सकता है, और उसके हमारी घरेलू राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। जैसे कि ब्रिटेन उनको नहीं अलाउ कर रहा है या अमेरिका नहीं कर रहा है और हम कर रहे हैं। तो इसमें मानवीय पक्ष ये है कि हम उनको क्या करें, चले जाओ, और दूसरा पक्ष ये है कि उनके रहने से हमको क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का एक बयान आया है, एम महबूबुद्दीन खोखो का। उसमें उन्होंने मांग की है, मतलब बांग्लादेश बार सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट का बयान बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो काफी पॉलिटिकल वेटेज रखता है। उन्होंने मांग की है, कहा है, जो एक एजेंसी के जरिए खबर आई है, उन्होंने ये कहा है कि शेख हसीना और उनकी बहन को भारत तुरंत गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले करे, क्योंकि शेख हसीना कई हत्याओं की दोषी है। इसका मतलब क्या है? इसके कई मतलब हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, ये मतलब ये उन्होंने कहा है। मतलब अभी बार का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हम भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, जबकि वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट भी अभी बनी नहीं है। इसका मतलब ये कि खालिदा जिया बीएनपी की जो चीफ है, जो अभी बाहर आई है 10 साल बाद जेल से, एक जो वेंडेटा पॉलिसी है या बदले की राजनीति है कि तुमने मुझे जेल में डाला, हमें तुम्हें जेल में डालेंगे। ऐसे में हम लोग क्या चुपचाप बैठे रहने वाले हैं? एक राष्ट्र के रूप में भारत क्या देखेगा, देखता रहेगा क्या जो चल रहा है बांग्लादेश में? वहां इंटरिम गवर्नमेंट के लिए जो मीटिंग बुलाई गई, जो सेनाध्यक्ष के द्वारा और जो यूनुस साहब के नेतृत्व में बनने वाली है, उसमें अवामी लीग के लोगों को नहीं बुलाया गया, शेख हसीना की पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया गया। एक मुद्दा ये भी है कि वो शेख हसीना के भारत आ जाने के बाद पार्टी लीडरलेस हो गई है वहां पर, और वहां जो प्रतिबंधित जमाते इस्लामी पार्टी है उसके लोगों को बुलाया गया। तो जो खतरा है वो भारत के ऊपर बड़ा खतरा है। वो बड़ा खतरा ये है कि आपने जो जिक्र किया हमारे नॉर्थ ईस्ट का, वो अपनी जगह है। एक पूरे रीजन में अस्थिरता आने का वो खतरा है, और दूसरा ये कि अगर बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और जमात के लोग मिलकर अगर वहाँ सरकार बना रहे हैं, तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा खराब या ज़्यादा बेहतर तुलना नहीं की जा सकेगी। तो ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये तमाम घटनाएं जो और चीज़ें हो रही हैं, वो ये जो मेन अभी इशू है बांग्लादेश का, उसको ओवर पावर कर रही हैं जो, और ये जनता के सोच से इसको गायब नहीं होने देना चाहिए कि जनता इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमारे ऊपर हो सकते हैं, हम लोगों की जिंदगी पर हो सकते हैं, और उसमें जो सरकार की भूमिका रहने वाली है, जो संगठनों की रहने वाली है, उसके नेताओं की जो रहने वाली है, कि जैसे उद्धव ठाकरे को प्रोवोक किया जा रहा है कि देखो आज वो बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है और तुम चुपचाप बैठे हो, और तुम अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहते हो। ये जो प्रोवोकेशंस हैं या इस तरह की जो चीजें हैं, या मीडिया की जो पूरी भूमिका इस दौरान है, मेन स्ट्रीम मीडिया की, मैं आज तो
ज़्यादा देख नहीं पाया कल, पर जो कल मैंने देखा कि जो फुटेजेस विजुअल्स जो तमाम चल रहे थे वो काफ़ी इंसाइटिंग थे, मतलब भड़काने वाले थे। सरकार को सरकार ने इस तरह की कभी चीज़ें हैंडल नहीं की है। मतलब ये मोदी जी की हुकूमत ने कभी इस तरह का परिदृश्य देखा नहीं है, क्योंकि हम जो अभी तक देखते रहे वो यही देखते रहे कि हम अपने यहाँ के दंगे होते रहे हैं और वो उसमें जो हुकूमत से जुड़ी हुई सरकारें हैं वो चुपचाप मौन रही हैं, और जो विक्टिम्स रहे हैं वो या तो अल्पसंख्यक रहे हैं या दलित रहे हैं या पिछड़े वर्ग के लोग रहे हैं। ये पहला एक राष्ट्र टू राष्ट्र, नेशन टू नेशन के तौर पर ये जो एक सिचुएशन आई है वो बहुत बड़ी सिचुएशन है। जो जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में के करीब, या देश का विभाजन हुआ, और वो जो मतलब अब मान लीजिए कि बांग्लादेश को इस तरह से देखें कि वहाँ का विभाजन हो रहा है नए सिरे से, वहाँ से नागरिक जब निकलेंगे, हिंदू नागरिकों को खदेड़ा जाएगा, हम कैसे उससे कोप अप करेंगे? या इंटरिम गवर्नमेंट अगर कोई एश्योरेंस नहीं दे पाती है तो कैसे काम चलेगा, और इस क्षेत्र की स्थिति क्या बनेगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट की क्या बनेगी, इस बारे में पूरा का पूरा एक थिंकिंग होना चाहिए। क्योंकि ये जो बांग्लादेश की सिचुएशन में जो चैलेंज हमारे सामने उपस्थित किए हैं ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और मैंने पहले भी कल भी कहा था कि ये अनफॉर्चुनेटली कहिए कि ये मतलब मुस्लिम कंट्री, मतलब मालदीव्स अभी हम मालदीव को नाराज कर दिया हो गए, या मालदीव खुद अपने कारणों से हो गया, वो चीन के कारण हो गया, तमाम चीज़ों के कारण हो गया। तो ये उसके बाद एक दूसरा देश है। उसके पहले हमने देखा श्रीलंका में जिस तरह से हुआ था। ये एक जो इसमें जो बड़ा मुद्दा है, जो कल भी जो मुनी साहब की बातों से भी निकला और हमारी चर्चा से भी निकला, वो ये मुद्दा है कि ये चैलेंज जो किया है बांग्लादेश के पूरे मामले में, जो लोग हैं इसके पीछे, उन्होंने भारत की संप्रभुता को चैलेंज किया। मतलब भारत, नई दिल्ली को चैलेंज किया। मतलब हसीना उसमें एक वो बन गई है, कौन बन गई है, उसको कह सकते हैं ना, जो मोहरा बन गई है वो। तो इसमें ये एक ज़्यादा खतरनाक चीज़ जिसको हम होते हुए देख रहे हैं कि भारत के लिए रीजन में इस तरह की चुनौती, डिप्लोमेटिक चुनौती या उसकी सॉवरेनिटी को चुनौती या उसकी संप्रभुता को चुनौती युद्ध के जरिए नहीं मिली, ये धर्म के जरिए मिली जी। ये बड़ी बात है कि ये धार्मिक चुनौती है जो ज़्यादा खतरनाक है। मतलब युद्ध में कारगिल में आपने हरा दिया, वो ऊपर, उसके बाद वाजपेयी जी चले भी गए वहाँ बस में बैठ। ये कोई बस का मामला बचा नहीं, इसमें तो रेल का जो मामला है वो भी ठप हो जाएगा, पावर का भी ठप हो जाएगा, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे हैं वो भी तबाह हो जाएंगे, व्यापारिक संबंध जो हैं, जो ट्रेड सरप्लस है भारत का बांग्लादेश के साथ, वो भी सब डावाडोल होने वाला, और हो सकता है चीन और पाकिस्तान उस पर कब्जा कर ले। इसमें जो एक पॉइंट उभर कर आया है वो ये उभर कर आया है कि ये मेजर फॉरेन पॉलिसी फेल्यूर है, और जयशंकर को लेकर या फॉरेन डिपार्टमेंट को लेकर इस पर अभी अंगुलियां नहीं उठ रही, जो उठना चाहिए। कि ये एक मल्टीपल एजेंसीज जो इंटेलिजेंस की लगी रहती हैं उनका भी कॉलेप्स है। कि भाई जैसे पुलवामा के टाइम पे एक बात ये उभर कर आई थी, जो राज्यपाल महोदय जी ने तब कहा था कि कई लोगों ने कहा कि जो आर्मी इंटेलिजेंस है वो कैसे काम नहीं करती। इस मामले में भी जो इंटेलिजेंस है हमारा नॉर्थ ईस्ट का या आर्मी का या फॉरेन मिनिस्ट्री के जो मामले हैं वो कैसे मालदीव के मामले में भी और बांग्लादेश के मामले में भी रह गए। और इसके पहले अगर मैं आपको ले चलूँ तो अफगानिस्तान के मामले में भी इसी तरह से हमारा कोलैप्स हुआ था कि तालिबान ने जब अटैक किया, मुझे याद है, तो हमारे नेशनल किस तरह से वहाँ फंसे रह गए।
और हम उनको मतलब सूंघ ही नहीं पाए और हमारे खिलाफ चीजें हो गई। तो ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये एक नए किस्म का संकट हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। जैसे बांग्लादेश जब बना था तब हजारों की संख्या में रिफ्यूजीज आए थे हमारे यहाँ। इंदिरा जी ने उसको बड़ी बहादुरी के साथ हैंडल भी किया था। हम लोग तब देखते थे कि कैसे ये हो रहा है। पर अब जो आएगा इन्फ्लक्स, या अगर आया और छोड़कर आना पड़ा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, हमारी क्या उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए? क्या अभी बात शुरू की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं, किसी तीसरे देश की मदद लेना हमने शुरू किया है। देश को जानकारी नहीं, पर्दे के पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी में हो सकता है। भारत जो ऐसे देश हैं जो बांग्लादेश के, सऊदी है या और तमाम जो गल्फ के नेशन हैं, उनकी मदद उनको कॉन्फिडेंस में ले रहा होगा। पर एज ए नेशन जो हम लोग जो जिस मेजोरिटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें एक जो बड़ी चीज हुई है कि अपोजिशन ने बहुत बिहेव किया है डिग्निटी के साथ भी। उन्होंने अपोजिशन ने जिसको कहते हैं ना नॉट एन इंच ऑफ माइलेज, इसको पॉलिटिकली लेने की कोशिश की। तो हम जो जिस चीज को डर रहे हैं वो ये डर रहे हैं कि क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि सरकार की प्रायोरिटी में है, हम मतलब सरकार की नीयत पर संदेह नहीं कर रहे हैं, और वो हमको दिख नहीं रहा। मतलब जैसे जिस तरह की वॉइसेस निकलती रही हैं, जिस तरह के लोगों की पार्टी में, हिमंता विश्वा शर्मा जिस तरह की चीज़ें बोलते रहे असम में, जो कि बहुत सेंसिटिव प्लेस हो गया बांग्लादेश क्राइसिस के बाद, उसमें हम ये जो देख रहे हैं कि ये नया जो चैलेंज है, उसमें जो हसीना को हम कितने समय तक रखते हैं और नहीं रखते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या और रखने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। मेरा ये मानना है कि ये इसकी जो कीमत है बहुत बड़ी हो सकता है कि हमको चुकानी पड़ सकती है देश को। और वो उसमें दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी इसका फ़ायदा एक लेते हैं, इस पूरी सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली और बुद्धिमानी से सॉल्व करने का, और अपनी पार्टी के जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनको काबू में रखने का अगर वो कुछ कोशिश कर सकते हैं, जो पोलराइजेशन को इलेक्टोरल गेन में बदलने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक हम नए किस्म के नेता को भी इसमें ढूंढ सकते हैं, जिसकी कि मुझे उम्मीद कम नज़र आती है। क्योंकि जी, ये जिस तरह की पार्टी ने शेप लिया है इस पूरी इन तमाम दिनों में, उसमें ये टेस्टिंग टाइम है बीजेपी के लिए, और उस टेस्टिंग टाइम में वो कैसे इमर्ज होती है, ये हम सब लोग देश के तमाम नागरिक सत्य हिंदी की किसी अगली बहस के लिए देखना चाहते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।